बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पढ़ेंगे। बच्चों, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पढ़ने से पहले हमें जो है कूलाम का नियम पता होना चाहिए क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। बच्चों देखिए, कूलाम का जो नियम था वो क्या था। अगर हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, भाई यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, दोनों r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो इनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करेगा जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, उसका जो परिमाण होगा बच्चों, बल जो होगा वो कूलाम के नियम के अनुसार होगा 1/4πε0 k डॉट Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो बच्चों ये है कूलाम का नियम, ठीक है। अगर हमें इस नियम को सदिश रूप में लिखना है तो हमें इस बल को और इस दूरी को, यानी कि ये जो दूरी है इसे हमें स्थिति सदिश दिखाना होगा, ठीक है। स्थिति सदिश के रूप में हमें इसे शो करना होगा। तो देखिए बच्चों, इसके नियम, कूलाम के नियम का जो वेक्टर रूप है वो हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 k डॉट Q1 Q2 अपॉन r की क्यूब और वेक्टर r ऊपर है। बच्चों अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर r कैप लिख सकते हो, r कैप, और यहाँ r स्क्वायर आ जाएगा। बात एक ही है, ठीक है, दोनों बात अलग नहीं है, बात एक ही है। क्योंकि वेक्टर r जो होता है या r कैप जो होता है वो होता है बच्चों वेक्टर r अपॉन में r, इसके होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से वेक्टर r की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी r r कैप, r r कैप, ठीक है। वो वैल्यू जब आप यहाँ रख दोगे r r कैप तो एक r से एक r कैंसिल होके r कैप ऊपर बचेगा, नीचे r स्क्वायर ही रहेगा। फिर बच्चों अगला इसमें टॉपिक आता है रेखीय आवेश वितरण। बच्चों देखिए, रेखीय आवेश वितरण क्या है। हमारे पास एक तार है AB, ठीक है, हमने इसे प्लस Q आवेश दे दिया। अगर ये आवेश इस पूरे तार पर एक समान रूप से फैल जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। ये बच्चों वितरित की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, तो देखिए इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। जब आवेश एक रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि जब किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। बच्चों ए बी तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है। तो देखिए इसकी L लंबाई पर आवेश है Q, ठीक है। तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो है लैम्डा, तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो है लैम्डा। और देखिए जो लैम्डा होता है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Q अपॉन L, ठीक है। लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन L। अब बच्चों देखिए, तार की DL लंबाई पर आवेश, भाई ध्यान से समझिए, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो होता है L लंबाई पर उपस्थित आवेश, तार की L लंबाई पर उपस्थित आवेश, या कह सकते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश तार का रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो देखिए बच्चों, DL लंबाई पर हमने देखिए यहाँ पर DL दूरी मानी है, ठीक है। ये बहुत छोटी दूरी है, मतलब डायग्राम में तो आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी लेकिन ये वास्तव में है बहुत छोटी, ठीक है। इस छोटी ऐसी दूरी के कारण ये बिंदु P है, यहाँ पर Q नोट आवेश ये स्थित है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये Q नोट आवेश स्थित है बिंदु P पर। तो हमें ये निकालना है कि इस पूरे तार के कारण जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसके कारण Q नोट पर कितना बल लगेगा। तो बच्चों देखिए, बल निकालने के लिए हमने ये निकाला कि DL लंबाई पर आवेश, भाई DQ इज इक्वल टू है लैम्डा DL, ठीक है। अब देखिए जो अल्प दूरी है, अल्पांश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर रखे Q नोट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि ये जो अल्पांश है इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत बल है वो कितना लगेगा। बिंदु P पर देखिए Q नोट आवेश है, तो इस Q नोट आवेश पर कितना बल लगेगा। तो बच्चों ध्यान देना, वैद्युत बल हो जाएगा DF इक्वल टू 1/4πε0 डॉट दोनों आवेशों का गुणनफल DQ इंटू Q नोट अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पर वेक्टर R, यानी कि कूलाम के नियम का हमने यहाँ पर सदिश रूप लिया है।
बच्चों क्यू नोट यहाँ पर परीक्षण आवेश नहीं है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने क्यू नोट को परीक्षण आवेश पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये परीक्षण आवेश नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया इस छोटी सी लंबाई के कारण, इस छोटी सी लंबाई के कारण इस बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल। तो बच्चों संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर या कह सकते हैं क्यू नोट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल अगर हमें निकालना है तो हम इसका समाकलन कर देंगे। तो F इक्वल टू आ जाएगा समाकलन dF, ठीक है, वेक्टर dF इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल समाकलन L 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डॉट दोनों, मतलब कि ये dF का मान हमने ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नीचे से और क्यू नोट ऊपर से, ये हम कॉमन ले रहे हैं। और जो डी क्यू की वैल्यू है, डी क्यू यानी कि इस छोटी सी लंबाई पर उपस्थित आवेश, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा डी एल, ठीक है। वो लैम्डा डी एल की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो बच्चों देखिए यही जो है ये इस पूरी लंबाई, मतलब तार की पूरी लंबाई के कारण इस बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये रेखीय आवेश वितरण समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखिए जो अगला टॉपिक है वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या है कि हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, उसको हम कोई आवेश देंगे, कोई पटल है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, दो विमा वाला, ठीक है। तो देखिए जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से सतत वितरित होता है, तो बच्चों कोई पृष्ठ पर आवेश सतत, सतत का मतलब लगातार, मतलब एक एक बिंदु पर आवेश होगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में किसी बिंदु पर आवेश ना हो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक समान रूप से सतत वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों देखो हमने एक पृष्ठ माना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है S। देखो जैसे हमने जो रेखीय आवेश वितरण में एक तार माना था, उसकी हमने बहुत छोटी लंबाई ले ली थी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर हमें बहुत छोटा अवयव लेना होगा जिसे हम क्षेत्रफल अवयव कहेंगे। तो देखो बच्चों इस क्षेत्रफल अवयव से r दूरी पर, यानी कि ये वेक्टर r है, ये आपको 8 जैसा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये वेक्टर r है, r उसके ऊपर वेक्टर, ठीक है, कैप, मतलब ये भी एक टाइप का सदिश होता है, बस फर्क ये है कि इसका जो परिमाण है वो 1 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये r दूरी पर बिंदु P है और इस पर क्यू नोट आवेश स्थित है। तो देखिए हमने लिखा है माना पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर S, पृष्ठ पर आवेश बराबर है Q। तो देखिए जो पृष्ठ का आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ का आवेश घनत्व वो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो देखो बच्चों क्षेत्रफल के छोटे अवयव ds पर आवेश, यानी कि देखो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश वो है ये सिग्मा, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश वो सिग्मा है, जिसे पृष्ठ घनत्व मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व बोला जाता है या पृष्ठ का आवेश घनत्व बोला जाता है। तो देखो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है इस पर कितना आवेश होएगा, इस पर आवेश हो जाएगा डी क्यू बराबर भाई एकांक क्षेत्रफल पर आवेश इंटू में टोटल क्षेत्रफल, तो सिग्मा इंटू में ds, क्योंकि हमें ds पर आवेश निकालना है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा इस इतने आवेश के कारण, यानी कि इस पर जो है वो dq आवेश है, तो इस dq आवेश के कारण इस बिंदु P पर बल कितना हो जाएगा भाई, इस बिंदु P पर बल हो जाएगा dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट dq इंटू क्यू नॉट अपॉन में r स्क्वायर इंटू r कैप, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पिछले टॉपिक में लिखा था, ठीक है। ये आवेश गुणा ये आवेश और इनके बीच की दूरी अपॉन में स्क्वायर और वेक्टर r आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हम पृष्ठ के संपूर्ण आवेश के कारण क्यू नोट पर बल निकालेंगे। पृष्ठ के संपूर्ण आवेश के कारण, यानी कि जो पूरा पृष्ठ है उस पर जो भी आवेश है उसके कारण क्यू नोट पर बल निकालेंगे, वो वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल समाकलन S। बच्चों देखिए हम यहाँ पर ये क्षेत्रीय समाकलन कर रहे हैं। जब भी हम क्षेत्रीय समाकलन करते हैं तो देखो वैसे तो डबल इंटीग्रल होता है, 2 बार समाकलन होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 1 बार समाकलन लिख करके इसे S लिख देंगे, ठीक है, एक ही बार समाकलन लगाएंगे और S लिख देंगे, मतलब कि ये क्षेत्रीय समाकलन है। तो देखिए dF वेक्टर F, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ से उठा करके लिख देंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर से क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, मतलब कॉमन का मतलब जो कांस्टेंट है वो चीज हम बाहर लिख रहे हैं,
ठीक है, कॉमन नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखिए क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज हमने लिख दी। अब इंटीग्रल क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे डी क्यू बचेगा और आर स्क्वायर और वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर आर मतलब आर कैप यहाँ पर। तो देखिए डी क्यू की जो वैल्यू है वो हम उठा के रख देंगे ऊपर से, जो कि क्या थी, डी क्यू की वैल्यू थी बच्चों सिग्मा डी एस। ठीक है ना, डी क्यू की वैल्यू थी सिग्मा डी एस, बस वही वैल्यू हमने उठा के यहाँ पर रख दी, सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर वेक्टर आर। देखिए बच्चों हम लोग समाकलन में जो दूरी है इसको कांस्टेंट क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि ये दूरी कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी भी हो सकती है, इसीलिए जब हम समाकलन कर रहे हैं तो इस दूरी को भी रखेंगे। अगर उसका क्षेत्रफल चेंज हो सकता है तो दूरी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आयतन आवेश वितरण। देखिए बच्चों अब हमें तीसरा जो है इसमें पढ़ना है आयतन आवेश वितरण। तो देखिए इसमें जो है हम एक ऐसी आकृति लेंगे जिसमें 3 विमाएं हों। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब 3 विमाएं हों, ऐसी कोई आकृति लेंगे। तो देखिए जब किसी आयतन पर आवेश सतत वितरित होता है, यानी कि वहां क्षेत्रफल पर लगातार एक समान रूप से वितरित था, यहाँ पूरे आयतन पर एक सतत एक समान रूप से वितरित होगा, तो इसे बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने एक आकृति मानी है जिसमें हमने तीन विमाएं मान ली। अगर हम यहाँ मूल बिंदु रख दें तो देखो ऐसे लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई गहराई कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये 3 विमाओं वाली हमने कोई आकृति मानी है। देखो बच्चों इसमें हमने जो अल्प अवयव माना है वो भी 3 विमाओं वाला ही माना गया है। देखिए इस अल्प अवयव से आर दूरी पर, ठीक है, वेक्टर आर है, या आप लोग यहाँ पर आर कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आर दूरी पर बिंदु पी है जहां क्यू नॉट आवेश स्थित है। फिर देखिए बच्चों, माना वस्तु का आयतन v, वस्तु का आवेश जो है वो क्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पर वस्तु लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चाहो तो पृष्ठ भी लिख सकते हो। तो देखो तब पृष्ठ का जो आवेश घनत्व है उसे हम रो लिखेंगे, रो इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन वी, यानी कि एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश कितना है, रो है, जिसे क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। फिर बच्चों देखिए बिल्कुल यहाँ कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, जैसे हमने पिछले 2 टॉपिक में किया था बस यहाँ पर भी वैसे ही करना है। अतः डीवी आयतन के छोटे अवयव पर आवेश, यानी कि जो डीवी आयतन है ये छोटा सा, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, इस पर आवेश हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो डीवी। फिर बच्चों देखिए अवयव के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर, अवयव के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर स्थित आवेश क्यू नोट पर लगने वाला वैद्युत बल। तो देखिए बच्चों ये जो अवयव है इसके कारण इस क्यू नोट पर कितना बल लगेगा, इसका आवेश गुणा इसका आवेश, ऐसी तो लिखा जाएगा, और अपॉन में दूरी का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आ जाएगा डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और वेक्टर आर। तो देखो बच्चों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि तीनों ही टॉपिक में ये डी एफ की वैल्यू जो है सेम लिखी गई है। ठीक है, और संपूर्ण आयतन पर आवेश के कारण, जो संपूर्ण आयतन है पूरे आयतन पर जो भी आवेश है उसके कारण क्यू नोट पर लगने वाला कुल बल कितना है बच्चों, F इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर F का हम समाकलन कर देंगे। और कौन सा समाकलन, आयतन समाकलन। बच्चों आयतन समाकलन अगर होता है तो वैसे तो 3 समाकलन होते हैं, ठीक है ना, 3 रेखीय समाकलन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने v लिख दिया, v का मतलब यहाँ आयतन समाकलन ही हो रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ v डी एफ की वैल्यू हम उठा करके रख देंगे, इसमें से देखिए वही चीज कांस्टेंट मानी जाएगी, क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी। भाई समाकलन के अंदर लिखा जाएगा डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। फिर बच्चों यहाँ हम डी क्यू की जो वैल्यू है वो डी वी वो हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे, रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। तो बच्चों ये है संपूर्ण आयतन पर आवेश के कारण, मतलब कि हमारे पास कोई 3 विमाओं वाली आकृति है, उस पर टोटल आवेश है, ठीक है, टोटल आवेश है उस पर कुछ ना कुछ, अब उसके कारण कुछ दूरी पर कोई बिंदु आवेश है, उस पर लगने वाला बल कितना है, ठीक है, वो हमने ये निकाल दिया। देखिए बच्चों ये 3 टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, इनको करने का जो बस उद्देश्य है वो इतना है कि हमने कूलाम के नियम में पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल। लेकिन अगर उनमें से कोई एक आवेश, उनमें से कोई भी एक आवेश बिंदु आवेश ना हो, यानी कि बिंदु के रूप में ना हो,
तो उनमें बल क्या होएगा, बल कैसे निकालेंगे, वो हमने यहाँ पर देखा है। भाई उनमें से बल ऐसे निकलेगा, बस एक बिंदु आवेश उनमें से होना चाहिए और दूसरी वस्तु अगर, यानी कि जो दूसरा आवेश है वो अगर एक रेखीय में है, तो हम पहले वाला टॉपिक जो हमने किया था रेखीय आवेश वितरण, वो वाला नियम लगाना है। अगर वो वस्तु जो है दो विमीय है तो हमें कौन सा लगाना है, पृष्ठीय आवेश वितरण वाला। और अगर वो वस्तु तीन विमाओं वाली है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो बच्चों आशा करता हूं आज के सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।